गाइस, माय स्वीट लिटिल फंक्शन फैमिली एंड आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट हूँ आज फंक्शन फैन फिक्शन लाने के लिए। बट आई प्रॉमिस कि अब से लेट नहीं होगा। हम रेगुलर इसे करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कमरे के बाहर श्रेयांग और एंगशी सम्राट कमरे के बाहर खड़े हुए थे। तब उद्घोषक ने पहले राजकुमार के आने की घोषणा की। श्रेयांग और एंगशी ने झुककर राजकुमार को प्रणाम किया। एंगशी जो अपने मन में सोच रही थी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से मेरी ओर देखते हैं। राजकुमार हैक्वान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बहुत ही कोल्ड टोन में पूछा। श्रेयांग ने जवाब दिया, महामहिम, हमारी लेडी वी योर हाइनेस के साथ हैं इस वक्त। हैक्वान ने कोल्ड टोन में कहा। हैक्वान ने एंगशी की ओर देखते हुए कहा, अब मैं पिताजी को परेशान तो नहीं कर सकता, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं घूमती? एंगशी जो नीचे देख रही थी अपने मन में सोच रही थी, मैं शायद किसी राजकुमार को ये स्वीकार नहीं कर सकती। उसने राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपकी इच्छा राजकुमार। हैक्वान जो आगे जाने लगा और एंशियस के पीछे चल रही थी। श्रेयांग जहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा था, क्या ये राजकुमार ये नहीं जानता कि मैं इसके गंदे इरादे नहीं देख पा रहा? वहीं सम्राट के कक्ष में विंग की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने वांगजी, क्योंकि वांगजी गर्दन से उसकी गर्दन को लापरवाही से शक किया जा रहा था। विंग की आंखों से गर्म आंसू बहते उसके गालों पर आए। वांगजी के हाथों तक पहुंच गए। वांगजी ने विंग की तरफ देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और विंग जो चुपचाप रो रहा था, उसने किंग की ओर देखा और कहा, किंग, मुझे खेद है। वांगजी ने उसके आंसू पोंछे और उसके गालों को सहलाया और पूछा, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है विंग? विंग ने धीरे से अपना नामी सिर हिलाया और कहा, यह बस मेरा अतीत है जो मुझे याद आ रहा है। उसने वांगजी के हाथ को पकड़ा और बैठ गया। वांगजी ने यह सोचकर अपना सिर हिलाया कि विंग ने गुलाम बाजार में कुछ भयानक देखा होगा जहाँ से लेडी यांगली ने उसे खरीदा था। लेकिन वांगजी को यह नहीं पता कि यह उसके पिछले जीवन के बारे में है, उसके पिछले जीवन की भयानक गड़बड़ी। हैक्वान जो रात की रोशनी में भरे मंडप में बाहर चल रहा था और एंगशी उसके पीछे चल रही थी। अचानक हैक्वान रुक गया और एंगशी उसके पेट से टकरा गई। वह नीचे देख कर चल रही थी। एंगशी ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, आउच। हैक्वान पीछे मुड़ा और उसने कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम ठीक हो? एंगशी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। हैक्वान, तुम्हारा नाम क्या है? जी, एंगशी। प्रिंस और उम्र? एंगशी ने नीचे देखते हुए कहा, 18। हैक्वान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पूछा, क्या? तो ये मुझसे बड़ी है। वह इस उम्र में मेरी सिलची हुई। एंगशी जो अपने मन में सोच रही थी, ये मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है? हैक्वान चुपचाप चलता रहा क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस उम्र का कर उसे कृष है, वह उससे 2 साल बड़ी है। वह चलता हुआ सोच रहा था और एंगशी पूरे रास्ते उसके पीछे चल रही थी। सम्राट के कक्ष पे वांगजी ने विंग को एक पानी का गिलास दिया और बोला, इसे पियो। विंग ने इस गिलास को स्वीकार किया और किंग को थैंक यू कहा। वांगजी हल्के से मुस्कुराया। विंग ने पानी गिलास को उठाया और पानी को पिया, जबकि वांगजी उसे देख रहा था। उसने सोचा कि इस ओर ने कुछ भयानक अनुभव किया होगा जो थोड़े से शारीरिक स्पर्श से ही इसे रोना आने लगा। वांगी ने धीमी आवाज में कहा, अपने आप पर दबाव मत डालो और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। उसने विंग कंधे को रगड़ते हुए कहा और मुस्कुराया। विंग उसकी ओर देखा
और अपने मन में सोचा, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना उसे किताब में बताया गया था। उस समय गार्ड ने दस्तक दी और कहा कि कॉन्क्यूवाइन जिन मिंग्याओ वांग जी से मिलने आए हैं। निश्चित रूप से वांग जी ने उसे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक साथ दो कॉन्क्यूवाइन को शामिल नहीं हो सकता। या तो वह बींग के साथ समय बिताना चाहता था। बींग, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। वांग जी ने उसकी ओर देखा और उसकी गोद में लेटते हुए कहा, मेरे सर पे मालिश करो, और अपनी आंखें बंद कर ली। बींग जो वांग जी को देख रहा था, अपने मन में सोचता, ये सच में बहुत सुंदर है। कमरे के बाहर मिंग्याओ जो खड़ा था, उसने अपनी मुट्ठियां गुस्से में भींच ली और उसने अपने मन में कहा, बींग बींग बींग, मुझे तुमसे नफरत है। और वह ऐसा कहते हुए वहाँ से चला गया। वही शुआंग जो अपनी हंसी को दबाए हुआ था और अपने मन में कहता है, बींग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वहीं इंग्शी शाही बगीचे में घूम रही थी, क्योंकि वह राजकुमार हाइक्वान के पीछे पीछे चल रही थी। मैं वास्तव में राजकुमार के साथ चलने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन यह राजकुमार को मना भी तो नहीं कर सकती थी। उसने राजकुमार से कहा, मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए मानवी, बहुत देर हो चुकी है। हाइक्वान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है। ये मेरी क्या है, मेरी उम्र ही हो नहीं सकती, ये मुझसे छोटी। हाँ, शाही किताब में एक नियम है जो कहता है कि सम्राट या राजकुमार अपनी पत्नी या उपपत्नी के रूप में अपने से बड़ी उम्र की ओमेगा को नहीं देख सकते। और यही कारण है कि हाइक्वान इतना दुखी है, क्योंकि जब उसने पहली बार इंग्शी को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा था। हाइक्वान के दुखी होने का कारण था क्योंकि उसने जब इंग्शी को पहली बार देखा था तो उसका दिल धड़कने लगा था। हाइक्वान, मेरी प्रेम कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वह एक उदास पपी की तरह चल रहा था। इंग्शी, इससे क्या हुआ अचानक? वह अपने ही भ्रम में थी। और इधर वांग जी विंग की गोद में लेटा हुआ था, जबकि विंग वांग जी के मुलायम नाजुक लंबे बालों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। विंग को यह देखकर वास्तव में हैरान था कि वांग जी के बाल कितने चिकने और नाजुक हैं। विंग अपने आप में इतना कोमल। वांग जी ने विंग की ओर देखा। विंग ने वांग जी से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं महाराज? वांग जी ने विंग के गालों को छूते हुए कहा, तुम सुंदर हो। विंग, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ। वांग, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए या कि खुश होना चाहिए? विंग ने सैसली जवाब दिया, वास्तव में ये तथ्य है उलझने के लिए मैं आपको धन्यवाद क्यों दूं? वांग जी अवाक रह गया। तुम्हें मुझ पर मेरा कोई सम्मान नहीं, उसने अविश्वास में कहा। विंग ने भी कहा, मैंने कब आपका अनादर किया? वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी उसने दरवाजे की दस्तक सुनी। वह पहले राजकुमार थे। वांग जी ने उसे अंदर आने के लिए कहा और वह अंदर आ गया और वांग जी के सामने झुक गया, जबकि विंग ने हाइक्वान के सामने झुकने के लिए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वांग जी उसकी गोद में था। विंग ने अजीब तरह से उठते हुए कहा, महाराज प्लीज़ बैठ जाइए। हाइक्वान ने सीधे चेहरे के साथ किंग को वो किया। किंग ने भी में जवाब दिया और वांग जी उठकर बैठ गया। उसने अपना ऊपरी लवादा पहन लिया, जबकि विंग खड़ा हुआ और वांग जी के सामने झुका और वहाँ से जाने ही वाला था। तभी वांग जी ने उसे आवाज़ दी। वांग जी ने कूल टोन में कहा, मत जाओ, दूसरे कक्ष में मेरा इंतज़ार करो। विंग कंफ्यूज वहाँ पर खड़ा रहा। तभी वांग जी ने जियांग चेंग को आवाज़ लगाई। जियांग चेंग ने वहाँ प्रवेश किया और किंग को वो किया। वांग जी ने जियांग चेंग से कहा, कॉन्क्यूवाइन बे को दूसरे कक्ष में ले जाओ। दूसरा कक्ष आमतौर पर वह कमरा था जहाँ पर वांग जी अपनी उपपत्नी के साथ अपने मंदिर में शेक्सपियर करता है, यदि अपनी उपपत्नी के स्थान पर नहीं जा पाता था। और सम्राट भी अपने खाली समय में
यदि वे चाहते तो उस कमरे में नृत्य या गायन का आनंद लेते थे। जैंग ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसने आदरपूर्वक विंग की ओर देखा और उसे कहा, कांगुएन वे, इस तरफ। उसने विंग को रास्ता दिखाया। विंग ने भी सिर हिलाकर सहमति दी और उसके साथ चल दिया। वहीं हैक्वान अपने मन में सोचता है, सच में इसने दूसरे कक्ष में भेजा, वो भी मेरे सामने। हैक्वान ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, आपको कोई शर्म नहीं है किंग? वांग जी ने अपनी भौहें उठाई और उसने भी कोल्ड टोन में ही कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हैक्वान ने वांग जी को पेपर देते हुए कहा, आपने मुझसे कहा था कि अपनी लिखावट सुधारो, फिर आकर मुझे दिखाओ। वांग जी ने उस कागज को लिया और उसे देखा और वांग जी ने कहा, यह बिल्कुल पहले की तरह है, वैसे ही खराब। हैक्वान जो अपने गुस्से में दांत को पीस रहा था, उसने अपनी मुट्ठियाँ खींची और अपने मन में कहा, मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश की, क्या यह मेरी एक बार भी तारीफ नहीं कर सकते? वांग जी ने कागज को उसकी ओर फेंकते हुए कहा, जाओ और अधिक अभ्यास करो। हैक्वान खुद को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हम मानते हैं कि एक खराब पेरेंटिंग है। खैर, वांग जी ने अपने बेटे के साथ वही कर रहा है जो उसने सहन किया था। अपने माता पिता के सामने भयानक और कम होने की भावना को भूलकर माता पिता बच्चों को आराम का स्थान होना चाहिए, वह स्थान नहीं जहाँ हमें दयनीय और भयानक महसूस हो। वांग जी वहाँ से दूसरे कक्ष की ओर चल दिया और उसने देखा कि विंग कमरे के दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ है। वह अभी तक कमरे के अंदर नहीं गया, लेकिन धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। विंग किंग के सामने झुका। वांग जी ने विंग से कंफ्यूज होकर पूछा, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? विंग ने वांग जी की ओर देखा और कुछ कहा नहीं, जैसे वह अपने मन में सोच रहा कि वह कैसे भी उम्मीद कर सकता है कि विंग इस कक्ष में प्रवेश करेगा जहाँ वांग जी अपनी स्लट के साथ समय बिताता है। विंग ने वांग जी से बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, किंग, मैं निश्चित रूप से आपका कंक्यूबाइन हूँ, कोई स्लट नहीं। मैं मर जाऊंगा और इस कमरे के अंदर कभी प्रवेश नहीं करूंगा। विंग ने झुककर प्रणाम किया और वहां से चला गया। बोगम जो विंग के शुयांग, मैं इस मामले में विंग से सहमत हूँ, झुका और वहां से चला गया। एंगशी भी किंग को वो किया और विंग के पीछे चल पड़ी। वांग जी गुस्से में अपने मत सोचते हैं, एकमात्र कॉन्क्यूबाइन, इसके इतना बड़ा रवैया क्यों है? उस समय वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वांग जी नाराज था। खैर, यह कुछ ऐसा था जिस पर उसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि विंग बार बार उसका अपमान कर रहा था। यह नियम बरसों से ऐसे ही चले आ रहे थे। अब विंग अचानक आकर तो सब कुछ नहीं बदल सकता ना। चैंग जो वांग जी के पीछे खड़ा था, अपने मन में सोचता है, या तुम ही हो जिसने कोई आत्मसम्मान नहीं है और जो हमेशा अलग अलग रखेलों के कमरे में जाता रहता है। उसने आश्चर्य से अपने सर को हिलाया। वहीं विंग जब अपने पवेलियन में प्रवेश किया तो उसने देखा युवान ने दौड़कर आकर विंग को तुरंत अपने गले लगा लिया और विंग उसकी टूटी फूटी आवाज़ सुनकर चौंक गया। युवान ने रोते हुए कहा, आइंग। विंग ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ है प्रिंस? युवान ने रोते हुए विंग को अपनी घायल कोहनी दिखाई। उसकी कोहनी से हल्का सा खून आ रहा था और उस पर पट्टी भी बंधी हुई थी। विंग ने गुस्से में पूछा, किसने किया है? विंग, आई, ये शेक्स ब्रदर। विंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों कसते हुए कहा, वो कमबख्त बच्चा। विंग ने युवान को कमरे में ले जाकर उसकी पट्टियां खोलनी शुरू कर दी और वह युवान की कोहनी में बढ़ाकर देखकर चौंक गया। विंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और उसके घाव को साफ करना शुरू कर दिया। उसने युवान से धीरे से पूछा, यह कैसे हुआ युवान? युवान ने विंग को बताना शुरू किया। आइंग वह, हम फ्लैशबैक देखते हैं। दोपहर का समय था, शाही अकादमी समाप्त हुई थी और युवान चला आ रहा था। तभी उसने एजेंट को देखा। युवान एजेंट की ओर दौड़ा और उसे पीछे से गले लगा लिया। युवान के ऐसा करने की वजह से एजेंट डर गया और उसने बिना ध्यान दिए उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से युवान नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई। एजेंट बहुत डर गया और वह वहाँ से भाग गया। कुछ गार्ड ने युवान की मदद की और उसे चिकित्सक के पास ले गए। फ्लैशबैक खत्म। विंग ने गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा, थैंक गॉड, कोई बड़ा मामला नहीं था। युवान जो सिसकियाँ ले रहा था, उसने सिसकियाँ लेते हुए पूछा, आइंग, क्या एजेंट काका मुझसे नफरत करते हैं? विंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेबी,
और उसने युवान का माथा चूम लिया। विंग ने युवान के गालों को सहलाते हुए कहा, बेबी, तुमने अपने काका को डरा दिया है। युवान, जिसकी आंखें नम थी, विंग ने युवान की आंखों को साफ किया, फिर उस पर पट्टी बांधी, उसे कुछ खाना खिलाया और उसे दवाई खिलाई। फिर विंग ने युवान को सुला दिया। विंग युवान को सुलाने के बाद कक्ष से बाहर आया तो उसने देखा कि शुयांग विंग के लिए हाथ में एक शॉल लेकर बाहर ही खड़ा था। शुयांग ने झुकते हुए कहा, माई लेडी। विंग ने हंसी के साथ कहा, क्या हुआ शुयांगा? शुयांग ने उसे शॉल देते हुए कहा, सोने से पहले टहलना चाहोगे? विंग ने शॉल को लिया और कहा, जरूर। विंग ने शॉल को लिया और अपने चारों ओर ढक लिया, क्योंकि इन दिनों रात में काफ़ी ठंड थी। शुयांग और विंग मंडप के सामने ही रास्ते पर टहल रहे थे। ये काफ़ी बड़ी जगह थी। इसके बाद शुयांग ने कहा, कुछ विशिष्ट पाने के लिए आपको बहुत सी बड़ी चीज़ों का त्याग करना होगा। आपके जीवन साथी को अन्य ओमेगा के साथ साझा करना अब आपकी नीति है, विंग। विंग ने शुयांग की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। विंग ने शुयांग से कहा, गगा, अगर किसी भी चीज़ के लिए किसी और के पास जाना पड़े, चाहे वो शारीरिक सुख हो या मानसिक शांति, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरा है या वो मेरा हो सकता है। शुयांग रुक गया और उसने कहा, लेकिन आप उन्हें अपना बना सकते हैं। विंग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। शुयांग ने कहा, पूर्व सम्राट की बहुत सारी कॉन्कुवाइन और कॉन्सर्ट थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान सम्राट के 32 भाई थे। विंग ने चौंक कर पूछा, क्या? शुयांग मुस्कुराया और कहा, और हाँ, 12 बहनें। लेकिन हमारे पूर्व सम्राट अपनी दूसरी रानी के साथ एक ही मृत्युशैया पर थे। जबकि दूसरी रानी की मृत्यु हुई, सम्राट ने भी अपना जीवन दे दिया। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब इसका क्या करना? आखिरकार जब तक वह जीवित थी तो उसने उसके प्रति अपना प्यार तो नहीं दर्शाया था ना। और याद रखो, कायर हमेशा कायर ही होता है, और मैं किसी भी अल्फा के लिए नहीं रोना चाहता जो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। विंग उसकी ओर देखा और वहाँ से दूर चला गया। शुयांग, उसने अपने मन में कहा, विंग, हरम इतनी इजी चीज़ नहीं है। उसने होपलेसली विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग अपने मन में सोचता, मैं बस अपने बच्चे की सेफ्टी चाहता हूँ। इधर जिंगशी में वांगजी बहुत क्रोधित था। वह बहुत क्रोधित था, इसलिए नहीं कि विंग ने उसका अनादर किया, बल्कि वह इसलिए क्योंकि कुछ अन्य भावनाएं थी जो वांगजी को परेशान कर रही थी। वो विंग के द्वारा दी गई घृणित नज़र वह भूल नहीं पा रहा था। वह आहत था। अगली सुबह वांगजी को कल अकादमी में हुई घटना के बारे में पता चला, इसलिए उसने खुद युवान के पास जाकर जांच करने का फैसला किया। इसका कोई और कारण भी हो सकता है, आई डोंट नो। वांगजी जब विंग के पवेलियन में पहुंचा तो विंग ने झुककर वांगजी को वो किया। कोल्ड टोन में कहा, मेरा बेटा कहाँ है? विंग ने भी कोल्ड टोन में ही जवाब दिया, वो सो रहे हैं किंग। वांगजी ने विंग की ओर देखा और मन में कहा, कोल्ड टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा, वांगजी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या आप यहाँ नाश्ता करना चाहेंगे? फिर विंग अपने मन में कहता, मैंने ऐसा क्यों पूछा? मैं खुद को एक धक्का खाने वाला महसूस कर रहा हूँ। वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, हला। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, प्रत्येक पत्नी के कक्ष में एक अतिरिक्त कमरा होता है। यदि सम्राट उनके साथ रात नहीं बिताना चाहते या किसी अन्य कारण से सम्राट वहाँ आए हैं तो सम्राट उसी कमरे में ही रुकते हैं। शुयांग अपने मन में हमारी, वाह, फाइनली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आगे कदम तो बढ़ाया। यिंगशी जो देख रही थी अपने मन में कहती है, लगता है कल रात की सलाह उपयोगी थी, लेकिन फिर वो सलाह थी क्या? विंग और वांगजी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही स्टिफ था एंड कोई भी उस एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल नहीं था। वांगजी अपनी तिरछी आंखों से विंग को देख रहा था और वो कुछ कहना चाहता था, पर विंग वो तो बिजी था अपने आप को कर्ज करने में कि उसने वांगजी को नाश्ते के लिए क्यों रोका। जो अपने मन में कहता, अब मैं एक शांतिपूर्ण नाश्ता भी नहीं कर सकता। वांगजी ने कोल्डली कहा, विंग।
इंची जो ही पर थी अपने मन में कहती, मुझे ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा। गार्ड, मेड और विंग खुद शांति से सांस ली। उसकी ठंडी और अंधेरी हवा उन दिनों से अलग थी जिससे हर कोई अकड़ गया और डर गया। विंग ने फाइनली अपना मुंह खोला और बोला, जी किंग, वो भी बहुत ही कोल्ड टोन में। श्वांग अपने अंदर ही रोते हुए कहा, इसने ऐसा रवैया दिखाने की क्या ज़रूरत है। वांग जी कठोर शब्दों में बोला, तुम मुझसे इस लफ्ज़ में बात क्यों कर रहे हो। ने भी सीधे तौर पर और कोल्ड टोन में जवाब दिया, आप भी तो यही कर रहे हैं। चेंग जो वांग जी का साथी था उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, कोई भी आज तक सम्राट से ऐसे बात नहीं किया। वांग जी ने कोल्ड टोन में विंग से कहा, मैं आपसे इस तरह बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं सम्राट हूँ। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह कोई समझ में आने वाला कारण नहीं है। वांग जी ने फिर से कोल्ड टोन में कहा, तुम फिर से वही कर रहे हो। विंग ने भी कोल्ड टोन में कहा, मुझसे सम्मानपूर्वक धीरे से बात करिए, मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। वांग जी ने अपने मन में आंवरी, ये तो बहुत जिद्दी है। वांग जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, शांति से खाना खाएं। चींग चौंक गया और अपने मन में सोचा, ये उपपत्नी विंग की सुन रहा है। विंग ने भी मुस्कुराकर कहा, यस योर हाइनेस। श्वांग स्तब्ध हो गया और उसने मन में कहा, हे भगवान, लगता है विंग को विशेष स्थान मिल गया। वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत है। विंग के गालों में लालिमा आ गई, वो थोड़ा सा शर्मा गया। उसने अपने मन में सोचा, आज तक मुझे किसी ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, बट इसने। वांग जी को थोड़ी नर्वसनेस आई। वो कितना साई था। इंची जो सब देख रही थी वो अपने मन में सोचती, खवाई, क्या मेरी लेडी को क्वीन बनने का चांस मिल गया। नहीं नहीं नहीं, शायद इम्प्रेस। विंग बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू। वांग जी जिसका दिल तक तक करने लगा था उसने भी नोट किया। 2 घंटे बाद मून पैलेस में मैडम मैम ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि सम्राट ने उस घृणित अवयस्क और के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसने चाय की कप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नौकरानी ने मैम से कहा, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ मैडम। वो उससे आगे कुछ कंप्लीट कर पाती, मैम ने गुस्से में उस कप को फेंक दिया और उस नौकरानी से चिल्लाकर कहा, निकल जाओ यहाँ से। दरअसल मैम ने विंग के मंडप में जासूस रखे थे। खैर ये किंसू के लिए थे ताकि वह मैम को मात ना दे सके। मैम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं, गुस्सा नहीं होना मुझे, मैं अपना गुस्सा नहीं खो सकती। उसने दांत पीसते हुए कहा, पर मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। सम्राट किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकते, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। उसने एक ऑब्वियस वॉइस पे कहा, यह मैम मूर्ख नहीं है, वह जानती है कि जब वह गुस्से में होती है तो कुछ योजना बनाना केवल उल्टा ही पड़ेगा। इसलिए उसने पहले शांत होने का और उसके बाद कुछ करने का फैसला लिया। और इधर लैंड कोर्ट में वांग जी अपनी मंत्रियों की बातें सुनते हुआ सिंहासन पर बैठा था। खैर वो बैठा तो था पर उसका मन विचलित था। उसका मन विंग की खूबसूरत मुस्कान से था। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। विंग की मुस्कान को याद करके वांग जी खुद मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। पर वांग जी जो खुद ही खुद मुस्कुरा रहा था उसे देखकर चैंग अपने मन में सोचता है, अब इसे क्या हुआ। इधर विंग के पवेलियन में विंग मेकअप ढक कर बैठा हुआ आईने में देख रहा था। वांग जी की छोटी सी तारीफ विंग के दिल पर गहरा असर छोड़ गई थी। विंग ने इंगसी को बुलाया। इंगसी जो मेज को पूछ रही थी उसके पास आते हुए बोली, यस माय लेडी। विंग ने इंगसी से पूछा, क्या मेरी मुस्कान सच में बहुत खूबसूरत है। इंगसी ने हंसते हुए कहा, आपकी मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कानों में से एक है। ने आईने में खुद को देखा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उसने इंगसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी। इंगसी माय लेडी कहने वाली थी तभी विंग ने उसे कहा, मुझे गगा कहो।
इंशी ने अपना सर हिलाया तो विंग ने कहा, मुझे गगा कहो इंशी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। इंशी ने भी कहा, पर ये आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी क्योंकि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। विंग ने कहा, तुम मेरी नौकरानी हो और तुम्हारा काम है जो मैं कहूँ उसे करना। इंशी ने नोट किया और दिल से स्माइल करते हुए कहा, ओके गगा। विंग हमेशा से एक बहन चाहता था, एक क्यूट इनोसेंट लिटिल एंजल। उसने इंशी की ओर देखते हुए स्माइल किया। ऐसा नहीं था कि विंग के पास पास्ट में सिस्टर नहीं थी बट वो विंग को पसंद नहीं करती थी। शायद वो विंग से डिस्गस्टेड थी और ये चीज़ विंग को हमेशा हर्ट करती थी और इस चीज़ ने विंग के दिल और दिमाग में गहरा असर छोड़ा था। इधर रॉयल एकेडमी में युवान अपनी सीट पर बैठा क्लास में अकेला था और वह थोड़ा सा, क्योंकि लिटिल ब्रेक चल रहा था एंड टाइम बिटवीन 40 मिनट्स था, तो हमारा युवान पाउट किए सैडली अपनी क्लास में बैठा था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। तभी उसने खिड़की के बाहर से आवाज़ सुनी तो उसने दौड़ कर खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि ये जिन किसी पर चिल्ला रहा था। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम मेरे लिए ट्रबल क्यों खड़ी कर रहे हो? तभी युवान ने चिल्लाते, मतलब एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहा, गगा। एजिन ने भी पीछे मुड़ के देखा तो हमारा युवान गिगल करते हुए कहा, गगा। एजिन की नज़रों में गिल्टी साफ नजर आ रही थी। उसने उसके पास आते हुए पूछा, तुम ठीक हो? और वो अल्फा जो हमारे एजिन को परेशान कर रहा था उसे मौका मिला और वो वहाँ से भाग गया क्योंकि उसने अभी अभी एजिन का अग्रेसिव बिहेवियर देखा था। और तभी हमारे युवान ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अपनी एल्बो दिखाते हुए कहा, पर उसने अपनी एल्बो दिखाई और खिड़की से खुद को चोट लगवा लिया। एजिन उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम बहुत क्लमसी हो। युवान ने पाउट करते हुए कहा, गगा। एजिन ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? फिर उसने अपने आप में कहा, बिग ब्रदर होना बहुत मुश्किल है। एजिन ने युवान को मजबूती से पकड़ लिया और उसे चिकित्सक के कमरे में ले गया। चिकित्सक ने झुककर दोनों को वो किया। उसके बाद उसने युवान का इलाज शुरू कर दिया, जबकि एजिन उसके बगल में खड़े होकर उसे डांट रहा था। एजिन, दोबारा कोई लापरवाही मत करना युवान। युवान ने भी अपना हाँ में सर हिलाया। एजिन ने उसके सर को पैट करते हुए कहा, गुड बॉय। और युवान खिलखिलाकर हंसने लगा। बैग उनके प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। कितना खूबसूरत रिश्ता है उनका, पर जब राजकुमार बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और तब जब उन्हें सिंहासन का खेल समझ में आएगा। और इधर मून पेवेलियन में मैं अपनी कुर्सी पर बैठी थी और एक कप में सूरजपूर्ण ढंग से चाय डाल रही थी। किंसू उसके बगल में बैठी हुई थी। इंजी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया सिजिया? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं अपनी बहन को मिलने के लिए नहीं बुला सकती? किंसू ने मुस्कुराकर कहा, बहन। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा, क्या महाराज जाति में आपके कक्ष में आ रहे हैं? किंसू ने दुखी होते हुए कहा, नहीं। उस नौकर को अपनी कंकुबाइन बनाने के बाद महाराज मेरे पास नहीं है। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। मैंने चाय पीते हुए कहा। फिर उसने पूछा, आखिरी बार वे तुम्हारे चैम्बर में कब आए थे? किंसू ने दुख से अपनी बात बताते हुए कहा, 1 महीने पहले। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या आपके साथ कितनी रातें बिताई? किंसू ने उसकी ओर शर्म देखते हुए कहा, 3। और उसके चेहरे पर ब्लश साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, वे बहुत स्ट्रांग है। मैं जो उसे अपने दांत पीस रही थी, उसने कहा, इसीलिए
तो मेरे पास 4 बच्चे हैं। मैंने जानबूझकर ये बात बोली क्योंकि वो किंजो को इशालू बनाने के लिए उल्लेख किया था, उसे महसूस कराने के लिए कि चाहे वह जो भी कर ले, जो भी हो जाए, म्या वांगजी के बाद सर्वोच्च स्थान में है। किंजो जलते हुए अपने मन में सोच रही थी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मैंने उसके ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे इस नौकरानी को फिर से कोल्ड प्रेस में फेंकना है। किंजो ने मैमा की ओर देखा और कहा, कैसे? तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल। बाय बाय।